Hello, friends. Welcome to Quantum Growth School YouTube channel, and I am Dr. Anupam Agarwal. Well, today we'll talk about grief. आज हम grief की बात करेंगे. Grief जिसे हम शोक भी कहते हैं हिंदी में, दुख कहते हैं, और इंग्लिश में और सिनोनिम्स इसके होंगे, मे बी एंग्विश, मिजरी, पेन, सैडनेस. ये ग्रीफ क्या है और इस ग्रीफ की स्टेजेस क्या हैं, ग्रीफ क्यों होता है, ग्रीफ ज़रूरी क्यों है हैंडल करना और एड्रेस करना, एंड लास्टली हाउ टू मूव ऑन इवन इफ यू हैव ग्रीफ. सो ग्रीफ के साथ कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि ग्रीफ जनरली एकदम से आप ख़त्म नहीं कर सकते, बट आप जीवन जीने का एक नया ज़रिया ढूंढ सकते हैं. कई बार देखा गया है, साइकोलॉजी की जो आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ग्रीफ को एड्रेस करने के लिए काफ़ी रिसर्चेस हैं, काफ़ी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी हैं. एक आपको अपने अंदर से इच्छा शक्ति चाहिए उस ग्रीफ को एड्रेस करने की, और सोसाइटी में एक एनवायरमेंटल सपोर्ट चाहिए टू हेल्प द पीपल हु आर अंडर गोइंग ग्रीफ. फ्रेंड्स, व्हेन वी आर इन ह्यूमन लाइफ, हम एआई तो नहीं है कि हम ग्रीफ से दूर रहें. व्हेन वी आर ह्यूमंस, ह्यूमन लाइफ ऐसे डिज़ाइंड है कि ग्रीफ तो होना ही है. चाहे आपको रिलेशनशिप्स में ग्रीफ हो, कोई व्यक्ति आपको बहुत प्यारा था, वो अब नहीं है आपकी लाइफ में. वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका कोई लवर हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं. हो सकता है कि वो आपसे दूर हो गए हैं जोग्राफिकली, हो सकता है वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो गए हैं. प्लस ग्रीफ आपको और चीज़ों में भी हो सकता है. आप कुछ बनना चाहते थे, आप में भी आईआईटी क्लियर करना चाहते थे, आप मेडिकल क्लियर करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए. आप लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ करना चाहते थे जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, बट आप वो नहीं कर पाए. सो ग्रीफ इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग परपेचुअली, वो काल कालांतर तक पूरे जीवन भर एक लॉन्ग टर्म ग्रीफ में रहते हैं और उस ग्रीफ को ही अपनी लाइफ बना लेते हैं. अब आप सोचिए कि अगर कोई एक ग्रीफ माइंडसेट से और एक ग्रीफ के फ्रेम से दुनिया को देखेगा, तो उसके वर्ड्स क्या होंगे? उसके वर्ड्स ये होंगे, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारा तो नसीब ही ख़राब है, कुछ नहीं हो सकता. वेयर एज अगर आप उस ग्रीफ को एक फ्रेंड बना लें और उस ग्रीफ से लर्निंग लें, लेसन्स लें, you ask yourself questions that what is life trying to teach me, what is the lesson over here, how can I leverage. तो आप एक सॉल्यूशंस फ्रेम से जीवन को देखेंगे, और सॉल्यूशन फ्रेम से आपके माइंडसेट ये होगा कि मैं कैसे एक बेहतर जीवन जी सकता हूँ, मैं कैसे लोगों के लिए ये जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, एंड हाउ कैन आई यूज माई लर्निंग्स एंड माई विजडम दैट लाइफ हैज़ गिवन मी सो जनरसली to empower others. So, starting with this mindset and starting with this vibration, let's start today's video on grief. So, now let's start with what grief actually is. And I've pulled out a definition of grief. According to Oxford Learner's Dictionary, grief is a very sad feeling, स्पेशली व्हेन समवन डाइज. ये एक बहुत दुख का एहसास है जब कोई आपके जीवन से चले जाते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्रोफाउंड इमोशनल एंड ऑफ्टन फिजिकल रिएक्शन टू अ लॉस विच इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ इमोशंस लाइक सैडनेस, एंगर एंड एंग्जाइटी. सो ग्रीफ के अम्ब्रेला में कई सारे इमोशंस हो सकते हैं, सैडनेस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, एंगर हो सकता है. बट बेसिकली जब आपके जीवन से कुछ चला गया है, या आपके पास कुछ था अब नहीं है, एंड मे बी आपको कुछ चाह थी किसी चीज़ की, वो आपको मिला नहीं है, तो यू विल बी, chances are that you may be in grief. And grief is basically a body's natural response. जो आपका नर्वस सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स है टू कोप अप विद द थिंग्स. हमारा नर्वस सिस्टम जब भी कुछ होता है, इट ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड सो दैट इट अनबर्डन्स जो आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है. कोई सिग्निफिकेंट इमोशनल इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, पेन हुआ है. अब ग्रीफ एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी को सेफ गार्ड करेगा. कई बार लोग ग्रीफ में, मैं भी आपसे ग्रीफ की स्टेजेस भी डिस्कस करूंगा. ग्रीफ की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में हमारा नर्वस सिस्टम एक अलग तरीके से बिहेव करता है. सो कमिंग ऑन टू द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. फर्स्टली अगर हम ग्रीफ की डेफिनेशन को एक्सटेंड करें, सबसे पहले एक डिनाइल की स्टेज होती है. डिनाइल मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं है. आप अपने आप को बिलीव करवाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है. आप सोचेंगे कि जो भी हुआ था वो एक हेलुसिनेशन है, एक भ्रम है. आप उस चीज़ के संग समझौता करना ही नहीं चाहेंगे. कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज़ कम बैक टू रियलिटी, डोंट हेल्यूसिनेट. बट द पर्सन हु इज इन ग्रीफ डजेंट वॉन्ट टू कम
टू टच बेस विद रियलिटी, क्योंकि रियलिटी बहुत पेनफुल है, रियलिटी बहुत दुख का कारण है। सो वो एक डिनाइल के फेज में रहेंगे, कुछ हुआ ही नहीं है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ। द सेकेंड स्टेज इज एंगर। एंगर में उनको गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, मे बी अपने खुद के ऊपर, क्या मैं कुछ अच्छा कर सकता था, एम आई अ गुड फादर, एम आई अ गुड सन, एम आई अ गुड मे बी हस्बैंड और वाइफ। वो अपने अंदर गिल्ट ढूंढेंगे, एक अपने अंदर कमी ढूंढेंगे कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गया। या वो एंग्री होंगे मे बी किस्मत पे, मे बी लोगों पे, मे बी सोसाइटी पे। तो द सेकेंड स्टेज विल बी फिल्ड विद एंगर। एंड माइंड यू, दीज आर ऑल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सेज, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये सब कोपिंग मैकेनिज्म है by virtue of being in grief and displaying these different stages, ताकि नर्वस सिस्टम अपने आप को कोप अप कर पाए। Because friends, life at times is really harsh, and that is why I mentioned in my first video that the power of kind words. If we are using kind words, अगर हम empathy show करते हैं, अगर हम किसी को एक एहसास देते हैं of being seen, felt and heard, तो वो हो सकता है उस व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लम्हे हों, मोमेंट्स हों। मे बी ये जो वीडियो मैं बना पा रहा हूँ, शायद आप में से कोई, मैं चाहता नहीं कि आप में से कोई ग्रीफ में हो, बट मे बी ये वीडियो किसी तक पहुँचे जो इस समय ग्रीफ में हो, और ये वीडियो उनको अच्छा लगे। मुझे एक कमेंट आया, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि अनुपम, द वीडियो दैट यू क्रिएटेड वॉज वेरी कंफर्टिंग। कंफर्टिंग, मे बी हमारा नर्वस सिस्टम कंफर्टिंग एहसास चाह रहा है। So that is what is about the management part. I'll come later on. But right now, we are on the second stage of grief, that is anger. Third is depression. Depression ये है कि आप एक बहुत ही स्टैसिस में चले गए हैं थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस की। आप सोच रहे हैं बट आप स्टक हैं। आप मे बी सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं, आप एक ही जगह बैठे हुए सोच रहे हैं, आप एक थॉट के लूप में पड़ गए। शायद ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता था, क्या मैं कुछ डिफरेंट कर सकता था, और दुनिया चलती जा रही है और आप वहीं पे स्टक हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस फील करते हैं लोग कि जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप किसी मेट्रो में हैं और यू नो द कार्स आर रशिंग राइट लेफ्ट सेंटर, हेडलाइट्स जल रही हैं और आप वहाँ पे स्टक हैं एट द क्रॉस रोड्स। तो जिस तरीके का आप माहौल देखेंगे, हर चीज़ चल रही है, एवरीथिंग इज इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और आप स्टक हैं। सो कई बार ऐसा एहसास होता है कि जीवन भागे जा रही है, लोग जीवन भागे जा रहा है, लोग भागे जा रहे हैं और आप वहीं पे स्टक हैं। सो दिस इज डिप्रेशन। Then fourth stage of grief is bargaining. Bargaining, and by the way, these are Dr. Ross's stages. Dr. Ross थे, उन्होंने ये stages दी थी। फोर्थ इज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में जैसे मैंने आपको बोला कि व्यक्ति जो है वो एक, जैसे कहते हैं, समझौता करता है। ठीक है, हो सकता है और बुरा हो जाता, हो सकता है जो मेरे जीवन से चले गए उनकी आगे की लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। मे बी वो बेड रिडन हो जाते, मे बी वो लाइफ टाइम पैरालिसिस में होते, मे बी इससे और कुछ भी बुरा हो सकता था। चलो इतने में ही सब कुछ ठीक हो गया। वट एवर हैपन हैपन। कई बार आप बोलते हैं कि मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम कितना ज़्यादा है, राइट? आप सोचते हैं कई बार, ऐसे में कई बार आप देखेंगे मोटिवेशनल कोर्स जिसमें होता है कि समबडी डजंट हैव लोअर लिम्स, उनके नीचे के पैर नहीं है, राइट? उनके पैर नहीं है, उनके हाथ नहीं है, तब भी वो कितना कुछ कर रहे हैं। सो आप अपने आप से बार्गेन करते हैं कि देखो लोगों के जीवन में कितनी विषम परिस्थितियों में भी वो जी पा रहे हैं, और मैं इतनी सी चीज़ में कितना दुखी हो रहा हूँ। तो दिस इज अ बार्गेनिंग स्टेज। आप प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं, आप देखते हैं कि क्या गया, क्या है, कैसे जो बचा हुआ है मैं उसे बचाऊं, एंड यू कम टू टर्म्स विद वट एवर हैज हैपेंड। एंड लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज कि आप उस चीज़ को लेट गो कर देते हैं, आप उस चीज़ के इमोशन के संग समझौता कर लेते हैं, और आप जो हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हुआ, जैसा हुआ, आई एक्सेप्ट इट, एंड नाउ यू मूव ऑन। नाउ अभी तक आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल है, डिनायल है, पहले आप मना करेंगे कुछ नहीं हुआ, एंगर है, आप गुस्सा जाएंगे, आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे, मे बी एक साइलेंट एंगर हो सकता है जो कि डिप्रेशन का फॉर्म ले सकता है। बार्गेनिंग करेंगे कि देखो ठीक है, जो हुआ, जैसा हुआ, और बुरा हो सकता था, और फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। बट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दैट रिसर्चर्स हैव सीन कि ये सारी स्टेजेस बहुत ही इंटरमिक्स्ड होती हैं। इंटरमिक्स्ड होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये लिनियर है, ये एक कॉबवेब है। कॉबवेब क्या है? हो सकता है सुबह आप उठो, आप डिप्रेस्ड उठो, आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आपको बिस्तर से उठने में ही 2 घंटा लग गया, आप स्टक हो अपने थॉट्स में, राइट? देन आप उठने के बाद आप बहुत गुस्से में हो, आप चिल्ला रहे हो, आप हाउस हेल्प पे चिल्ला रहे हो, आप लोगों पे चिल्ला रहे हो। फिर आप शाम होते होते डिनाइल में चले गए
कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। मे बी आप उस व्यक्ति को घर में ढूंढने लग गए, या उस चीज़ को आप महसूस करने लग गए कि वो आपके पास ही है, कभी गई नहीं है आपके पास से। फिर आप मे बी शाम तक एक्सेप्टेंस में आ गए, रात तक बार्गेनिंग में आ गए, फिर सुबह आप डिप्रेशन में उठे। सो ये 5 स्टेजेस और द वे द नर्वस सिस्टम कोप्स विद इट गेट्स इंटरमिंगल्ड, और आप कहते हैं कि एक इमोशंस के रोलर कोस्टर पे ही रहते हो। Now, I found an article which was very important to share over here. This is in the National Library of Medicine. You can search on the internet. The article is titled Grief and Prolonged Grief Disorder. Grief and Prolonged Grief Disorder. इसमें इन्होंने बोला है कि prolonged grief disorder एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जो इमर्ज करती है जब एक इंडिविजुअल इज अनेबल टू ट्रांजिशन फ्रॉम एक्यूट ग्रीफ। एक्यूट ग्रीफ है जो आपको अभी अभी ग्रीफ हुआ, 3 दिन पहले कुछ हुआ, 4 दिन पहले कुछ हुआ, आप अभी उस जोन में। सो एक्यूट ग्रीफ के बाद एक एडेप्टेशन फेज आता है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेजेस, और आप एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। कुछ लोग परपेचुअली उसी ग्रीफ में रहते हैं, और वो ग्रीफ एक क्रॉनिक ग्रीफ हो जाता है, एक प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर। और इस आर्टिकल में इन्होंने ये भी बोला है, जो कि बहुत अच्छी फाइंडिंग है, जो हमें मेडिकल सिस्टम में जो हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई फैमिलीज आती हैं जिसमें कोई ग्रीफ में है और प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर में है, सो आपको एडिक्वेटली ट्रेंड होना चाहिए हाउ टू हैंडल दैट ग्रीफ। क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो भाई हम तो मेडिकेशन बता रहे हैं इनको कि कोलेस्ट्रॉल कम हम प्रिकॉशंस बता रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम खाइए, एलडीएल कम खाइए, ओमेगा 3 लीजिए, आप एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, वट एवर द थिंग फॉर द पेशेंट इज। पेशेंट कर ही नहीं रहे। कई बार डॉक्टर्स गुस्सा रहे होते हैं पेशेंट्स पे कि भाई आप कर क्यों नहीं रहे। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत भी है, और डॉक्टर्स शुड बी ट्रेंड इवन मोर इन एम्पैथी, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड जब ओपीडी हैवी होती है तो आप हर पेशेंट को उतना टाइम नहीं दे पाते। बट दिस आर्टिकल ऑल्सो सजेस्ट दैट देयर शुड बी ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर इवन डॉक्टर्स टू आइडेंटिफाई द ग्रीफ एंड अंडरस्टैंड वेयर द पेशेंट इज कमिंग फ्रॉम। आपने दिन में सपोज 25 पेशेंट्स देखे, 25 पेशेंट्स को आपने मेडिसिन दी और इंस्ट्रक्शंस दिए, हो सकता है 25 में से हर कोई ऐसी इमोशनल स्टेट में ना हो जो कि उस चीज़ को सही से फॉलो कर पाए। सो what are the systems that we are having? Do we have a system of giving a phone call to the patient कि आप सही से दवाई खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकता है, जिसमें हम ऑटोमेट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को, और एक हम फीडबैक ले सकते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो वेरी नाइस आर्टिकल, यू कैन गो एंड सर्च दिस ऑन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। So this concludes the segment of this video wherein we have discussed what is grief, definition of grief, grief क्या है, stages of grief, and उसके बाद what is prolonged grief disorders and how healthcare professionals can come into the picture to deliver their bit. एज अ सोसाइटी भी हमें जानने की ज़रूरत है कि कैसे हमें अप्रोच करना है, राइट? कैसे हमें अप्रोच करना है इफ़ समबडी इज़ ग्रीविंग। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आए आफ्टर 7 days एंड दे वर सेइंग, अनुपम हम डर गए थे कि कैसे बात करें तुमसे, हम डर गए थे कैसे अप्रोच करें। सो द पीपल वर हैविंग एम्पैथी, बट दे वर नॉट हैविंग द राइट फ्रेमवर्क और द राइट अप्रोच टू हेल्प अ पर्सन हु इज़ ग्रीविंग इन दैट मोमेंट। सो एज अ सोसाइटी भी हमें जागने की ज़रूरत है कि हम कैसे अप्रोच। हम बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं, एनिवर्सरीज में जाते हैं, बुके लेके जाते हैं, वहाँ पे SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल सेट हैं, हमें पता है। बट हाउ टू अप्रोच अ पर्सन और अ फैमिली और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ग्रीविंग, ये हमें बताया नहीं गया अभी तक। सो मे बी एक हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी एंड एज सोसाइटी भी, कि हम ग्रीव कैसे कर रहे हो। मेरे ख्याल से बर्थडे पार्टी में आप कुछ भी लेके चले जाएं, डजेंट मैटर, सब खुश हैं। बट अगर कोई ग्रीव कर रहा है तो आप एक प्रॉपर अप्रोच अपनाएं कि उस व्यक्ति को एक जो 5 स्टेजेस हैं ग्रीफ की डॉक्टर रॉस के अनुसार, उससे निकलने में आसानी मिले और वो जल्दी से एक्सेप्टेंस के मोड में आए। अदरवाइज अ लाइफ वेयर इन द पीपल आर स्टक in their own emotions and mental emotional turmoil is a very I would say tough life to be in. Yeah, so this concludes this part of the video. Please share your comments. What did you what you want to share from your own personal story, from the people you are seeing around, जो आप आसपास लोग देख रहे हैं, आपने भी लिटरेचर पढ़ा होगा, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, and we'll take the conversation further from there. Let's get into the next segment of this video. सो नाउ कमिंग ऑन टू दिस सेगमेंट ऑफ द वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हम जान चुके हैं कि ग्रीफ क्या है, हम जान चुके हैं ग्रीफ की स्टेजेस क्या हैं,
हमने एक रिसर्च आर्टिकल भी कवर किया है ग्रीफ पे, और हमने ग्रीफ को ओवरऑल समझा है कि हमारी एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल या एज अ सोसाइटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि कोई आपसे आके बोलेगा नहीं कि यार वी शुड हेल्प पीपल। इट्स समथिंग दैट वी शुड हैव एज अ ड्राइव फ्रॉम इनसाइड। नाउ कमिंग ऑन टू हाउ टू मैनेज ग्रीफ, ग्रीफ को कैसे मैनेज किया जाए, राइट। हमें दुख में रहना तो आता है, बट हमें स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम ये नहीं सिखाता है कि हमें इमोशंस को हैंडल कैसे करना है, हमें ग्रीफ से कैसे बचना है या लोगों को बचाना है। हमें अलजेब्रा सिखाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है, क्वांटम फिजिक्स सिखाई जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रीफ या इमोशंस, उन्हें हैंडल नहीं करना सिखाया जाता। अगर आपको ग्रीफ हैंडल करना है, इट कैन बी हैंडल्ड इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज इमोशनल, सेकेंड इज फिजिकल, एंड थर्ड इज सोशल। अगर आप सबसे पहले हम इमोशनल एंड मेंटल स्टेप्स की बात करें, इमोशनल एंड मेंटल स्टेप्स, फर्स्ट इज एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। हमें लाइफ में अपनी फीलिंग्स को छुपाना सिखाया गया है। आप रोइए मत, आप अगर डर गए हैं तो ये मत बताइए कि आप डर गए हैं। हमें एक बहुत ही सूटेड बूटेड एक टिप टोवर्ड चिन अप एटीट्यूड दिखाने को बोला जाता है कि तब आपको कॉन्फिडेंस शो करना है, राइट। जहां आपकी वल्नरेबिलिटी दिखेगी, ये लोग हंसेंगे, और ये स्कूल से शुरू हो जाता है बाय द वे। अगर कोई टीचर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर बच्चे वल्नरेबल फील कर रहे हैं, लेट देम फील वल्नरेबल। एक्नॉलेज, फर्स्ट इज एक्नॉलेज। बच्चों को सिखाइए कि उनको अपनी फीलिंग्स एक्नॉलेज कैसे करनी है। अगर वो सैड हैं तो सैड फील कर रहे हैं, अगर वो रो रहे हैं तो रो रहे हैं। लेट देम नो what they are feeling and let them be okay with it. Acknowledge the feeling. Yes, you are sad right now. I can see that you are sad. जब तक बच्चे उस फीलिंग को समझेंगे नहीं और छुपाते रहेंगे, वो उसको कोप कर ही नहीं पाएंगे और अनहेल्दी वेज ऑफ कोपिंग ढूंढेंगे। बाय द वे, जो आजकल आप देखते हैं कई बार डिबेट्स में हो रहा होता है कि टीनेजर्स आर स्मोकिंग अ लॉट, ड्रग्स हो रहा है, वेपिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इमोशंस को हैंडल करना ही नहीं सिखा रहे हैं, राइट। और जब बड़े होके कुछ लॉस होता है और ग्रीफ होता है, तब तक हमारा नर्वस सिस्टम इतना लोड ले चुका होता है इन इमोशंस का, और हमें सिखाया ही नहीं गया कैसे हैंडल करना है, एक्नॉलेज कैसे करना है। तो इट बिकम्स अ सुनामी ऑफ इमोशंस और ग्रीफ जो हम हैंडल नहीं कर पाते। और तभी आप देखेंगे प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, या एक वेरी रोबोटिक काइंड ऑफ लाइफ हो गई जो हम जीना नहीं चाहते। सो फर्स्ट इज एक्नॉलेजिंग द इमोशन, सेकेंड इज एक्सप्रेसिंग योर इमोशन। अरे यार, अगर आपको रोना आ रहा है रो लो, है ना। आप सोसाइटी के सामने सोचते हो कि अगर मेरे आंसू दिख गए तो लोग मेरे पर हंसेंगे। अगेन कमिंग फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, हंसो मत, शेम शेम, हंसो मत, यू आर वीक, मेन डोंट क्राई, वीमेन हैव टू बी स्ट्रांग। सो फाइनली एक्सप्रेस योर इमोशंस। किसी ट्रस्टेड वन के सामने कर दो, कहीं अकेले में कर लो, बट and we should be having safe spaces as a society wherein people can express their emotions. The second is express your emotions. Third is be patient with yourself. Be patient with yourself. कुछ हुआ है, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आप ग्रीफ में हो तो डेफिनेटली लॉस बड़ा है। टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर दे से, एंड आई वुड ऐड टू इट के टाइम एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आप एक सपोर्ट ग्रुप ढूंढिए, आप उसके साथ रहिए, एंड प्लीज़ 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 बी पेशेंट विद योर सेल्फ। क्योंकि मोस्टली मैंने क्या देखा है, समटाइम्स वी आर फीलिंग गिल्ट ऑन फीलिंग सैड। हम सैड हैं और हम गिल्ट फील कर रहे हैं कि हम सैड हैं। सो ये डबल निगेटिव स्पाइरल बन जाता है कि मैं सैड हूँ, और मैं सैड इसलिए हूँ क्योंकि मैं सैड हूँ, और फिर मैं एंग्री इसलिए हूँ क्योंकि मैं सैड हूँ। सो ये एक कलेक्टिव पूल ऑफ नेगेटिव इमोशंस बन जाता है जो हमें और नीचे खींचता है। तो आप सोचिए कि ये ग्रीफ को बढ़ाएगा या कम करेगा। देन एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। एक्सेप्ट एंड एडजस्ट में जैसे था कि फिफ्थ स्टेज ऑफ ग्रीफ थी एक्सेप्टेंस। कहना आसान है, मैं मानता हूँ, बट यार हमें करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। और अगर हमारे आसपास आप देख रहे हैं कोई जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सो प्लीज़ बी पेशेंट विद दैट पर्सन। मैंने कई बार क्या देखा है, कोई अगर ग्रीफ में है, सो कई लोग जो थोड़े लेफ्ट ब्रेन होते हैं, लॉजिकल स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 अप्रोच, वो गुस्सा जाते हैं कि यार तुम तो अपनी परेशानी से निकलना ही नहीं चाह रहे, तुम तो इसी में रहना चाह रहे हो। प्लीज़ बी पेशेंट विद दैट पर्सन। ग्रीफ इज़ अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, हर किसी का ग्रीफ अलग है। कुछ लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ लोग मूव ऑन नहीं कर पाते। सो प्लीज बी पेशेंट विद देम, दैट पर्सन, एंड इन एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग आप एक नया फ्यूचर एनविजन करिए, आप एक नई जर्नी एनविजन करिए। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है, लॉस हो गया है लाइफ का, या लॉस हो गया रिलेशनशिप का, आप एक नया मीनिंग दीजिए और एक नया फ्यूचर देखिए। दिस विल हेल्प यू एक्सेप्ट एंड एडजस्ट
और आप प्रेजेंट के ग्रीफ से जब एक फ्यूचर की हैप्पीनेस का जोन देखेंगे तो आपका एक फोकस चेंज होगा एंड इट विल हेल्प यू एक्सेप्ट वट एवर हैज हैपेंड. एंड द फिफ्थ थिंग इज फॉरगिव योर सेल्फ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉरगिविंग योर सेल्फ. अपने आप को ब्लेम ना करें. आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते. इफ समबडी डाइड, समीकरण ये थे कि वो था. हर किसी का अपना कार्मिक लाइफ है, कार्मिक अकाउंट है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, अपनी ह्यूमन जर्नी है अलॉन्ग दैट स्पिरिचुअल टाइमलाइन. हर किसी के अपने वेरिएबल्स हैं लाइफ के. हमें कई बार लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, सबको सेव कर लेंगे, बट फॉरगिव योर सेल्फ. सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिविंग सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. मे बी यू वर नॉट एबल टू डू वॉट यू वॉन्टेड टू डू. इट्स ओके. वट एवर हैपेंड हैपेंड. नाउ यू हैव टू मूव ऑन मे बी फॉर दैट पर्सन. और आप ये भी सोच सकते हैं कि वो जो व्यक्ति आपके जीवन में थे वो क्या चाहते. अगर ग्रीफ एक किसी के जाने की वजह से, किसी के डेथ की वजह से, सो आप ये सोच सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति होते वो क्या चाहते. वो मे बी वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप हैप्पी रहें, आप खुश रहें. मे बी आप कुछ क्लियर करना चाहते थे, एग्जाम नहीं हो पाया. वॉट नेक्स्ट बेस्ट यू कैन डू. द लिटरेचर इज रेप्लीट, भरा पड़ा है विद एग्जाम्पल्स जब कोई रिसर्चर, इन्वेंटर कुछ करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए और वो ग्रीविंग जोन में थे, बट देन व्हेन ही केम बैक एंड डिड समथिंग एल्स, वो उसमें बहुत बड़े महारथी बन गए. So you can have different reframes in your mind, forgive yourself and move on. So this completes the emotional and mental management of grief. Now in the next part we will be coming to the physical management and the self care steps to manage grief. So, in this part of the video, we have come to physical management of the grief and the self care tips. Firstly, is prioritize your health. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ग्रीफ में, स्पेशली इन द स्टेज ऑफ डिप्रेशन, आप देर से उठ रहे हैं, आपको समय का पता ही नहीं है. कई बार आपको ऐसे लग रहा है आज डेट क्या थी, आज डेट 24 थी कि 25 थी, बिकॉज दीज आर द कॉमन पैटर्न्स आई हैव सीन हैपनिंग in some of my patients as well, and in actual patients wherein there is grief इन्वॉल्व इन सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ. ऐसे में आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें. एक रूटीन बनाएं सोने का, उठने का. सोते समय आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है. यू नो, डोंट लिसन टू सैड सॉन्ग्स जब आप सो रहे हैं. डोंट गो इन टू दैट लूप ऑफ थिंकिंग अगेन एंड अगेन कि आप क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे. बेटर कुछ स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ लीजिए, कोई मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ लीजिए एंड देन गो टू स्लीप. बिकॉज जो थॉट्स आप जनरेट करेंगे सोने से पहले, दीज आर लाइक सीड्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं एंड देन दे प्रोलिफरेट थ्रू आउट द नाइट. योर सबकॉन्शियस माइंड बीइंग द सॉइल मेटाफोरिकली. फिर आप एक अलार्म सेट करिए सुबह उठने का. सुबह उठ के आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है. कई बार मैंने देखा है कि आपकी पुरानी आइडेंटिटी जो है, और जो पुराने इमोशंस हैं, वो सुबह उठते ही आपको पीछे खींचेंगे. सुबह उठते ही गिल्ट का एहसास होगा, बहुत से लोगों को होता होगा. एक 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 पेन का एहसास होता होगा, और द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, यू मे गेट स्टक इन द लूप. तो सुबह उठते ही जंप आउट ऑफ द बेड. एक रिचुअल बनाओ. रिचुअल क्या, यू हैव टू जंप आउट ऑफ द बेड. Maybe you have to do 15 push-ups. Maybe you have to do 10 jumping jacks, and smile, stretch your face. And by the way, I'm telling all these techniques and tools which are there and being followed by lots and lots of people, coaches and trainers to help people come out of grief. Yeah. Then get enough sleep. जब आप सही से सोते हो, देखो डिप्रेशन हर चीज़ अफेक्ट करता है. आप लेट सो रहे हो, मे बी आप मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर रहे हो. बाय द वे, रील्स स्क्रॉल ना करना. आप मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, विच इज़ कॉल्ड डूम स्क्रॉलिंग, राइट, जो आपके ब्रेन को नम कर देता है. आप देर से उठ रहे हो. गेट प्रॉपर स्लीप. जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो तो आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स ठीक होने लगते हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस ठीक होने लगता है, बायोकेमिकली यू गेट इवन मोर एट अ बेटर एडवांटेज. आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो भी काफ़ी काम रहती हैं और इन द गुड जोन आ जाती हैं. सो इफ़ यू आर हैविंग गुड स्लीप, इफ़ यू कैन मैनेज जस्ट वन थिंग, योर स्लीप एंड योर स्लीप स्टेट, then you can definitely come out of the grief in a very positive way. Yep. एंड लास्टली इन द फिजिकल मैनेजमेंट इज एक्सरसाइज रेगुलरली. जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन्स निकलते हैं, डोपामाइंस निकलते हैं, यू फील गुड. चांसेस आर कि जब कोई डिप्रेशन में होता है तो वो बॉडी कॉन्शियस भी होने लगते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में हो, मे बी ग्रीफ में आप ज़्यादा खा रहे हो, कुछ ना कुछ कोपिंग मैकेनिज्म होता है. कोपिंग मैकेनिज्म्स में आप या तो ज़्यादा खा रहे होगे, आप शुगरी फूड्स ले रहे होगे, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, तो ऑब्वियसली अनहेल्दी हो जाओगे. ऐसे केस में आप अगर अनहेल्दी हो रहे हैं, किसी को देख रहे हैं जो ग्रीविंग पीरियड में है आपके आसपास,
तो उनको मोटिवेट करें एक्सरसाइज करने के लिए रेगुलरली लाइक if I would say just two things can be managed. One thing is proper sleep, and second is exercise. So 99% of the times आप grief से बहुत ही अच्छे से निकल के आ जाओगे, right? And the third and the final segment is social and support steps. Basically, social support or social management, right? First was emotional and mental support or steps. Second was physical steps, and third is social support. Seek support groups. There are support groups, people are there to help you. आप पहली बात तो रीच आउट करें, राइट? डोंट वेट फॉर अदर पीपल टू हेल्प यू, रीच आउट टू हेल्प देम, रीच आउट टू टेक हेल्प फ्रॉम देम. एंड सेकेंडली, एक्सेप्ट हेल्प. हम हेल्प एक्सेप्ट करने में बहुत घबराते हैं, शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं. बट अगर आपको हेल्प चाहिए, पहली बात तो रीच आउट करिए. सेकेंडली, अगर आपको कोई हेल्प करने आ रहा है, से आई एम फीलिंग वल्नरेबल, से आई एम फीलिंग सैड, से द थिंग हैज हिट मी हार्ड, राइट? क्या हो जाएगा? आपको लग रहा है लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, फाइन, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर. और अगर कोई आपके ऊपर हंस रहा है, लेट मी टेल यू, और आपका वो फ्रेंड है, यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स एंड यू नीड टू चेंज फ्रेंड्स. या या आई मीन, यूल फील इट लाइक, मैं क्या कह रहा हूँ, बट अगर कोई आपके दुख में आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता और वो आपका मजाक बना रहे हैं या हंस रहे हैं, सो दे डोंट डिजर्व यू एज अ पर्सन, राइट? सो ये एक टाइम ऐसा भी है जब आप अ, अपनी चॉइस ऑफ फ्रेंड्स को रीडू कर सकते हैं और अपने सर्कल को थोड़ा और इवॉल्व कर सकते हैं कि कौन आपके इनर सर्कल में होने चाहिए एज फ्रेंड्स, राइट? एंड लास्टली इज, इफ़ यू फाइंड द नीड, डू कंसिडर प्रोफेशनल हेल्प. आजकल काउंसलर्स हैं, कोचेस हैं, ट्रॉमा ट्रॉमा हीलर्स हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं ना प्रोफेशनल वे टू कम आउट ऑफ ग्रीफ. मेरे एक कोच से बात हुई थी लाइक 3 years बैक, एंड शी सेड, अनुपम, you cannot do your, see, you are a doctor, but you cannot do your own surgery. So आप कितने भी आर्टिकल्स पढ़ लें, कितने भी बुक्स पढ़ लें, बट अगर आपको कुछ इमोशनल इशू है तो आप खुद मैनेज नहीं कर सकते 100%. You need some emotional help in that regard because you cannot do your emotional surgery. Similar, so she was metaphorically equating the surgery that we do as a doctor, that we cannot do the same surgery on ourselves no matter how great a surgeon or clinician we are. Similarly, हम अपने इमोशंस खुद मैनेज नहीं कर पाते हैं. सो वेदर एक टीनेजर है जो कि बुली हो रहा है स्कूल में, या एक, आई मीन, वो ग्रीफ है या वो एंगर है बच्चे में, या एंगर ऐसा है कि किसी के घर में somebody beloved passed away, तो कोई भी स्केल और मैग्नीट्यूड ऑफ इमोशनल टर्मोइल हो, एट टाइम्स वी नीड प्रोफेशनल हेल्प एंड वी कैन नॉट do our own emotional surgery. So do keep that in mind. Yeah. And in the next segment, we are going for understanding why actually we need to address grief. Yeah. So, after learning what is grief, stages of grief, research about grief, steps to manage grief, and a deep dive into what grief is and what is our responsibility as a healthcare professional, as a doctor, and as society, और ग्रीफ के फाइनल nuances को जानने के बाद, I would like to conclude this video by understanding why at all we need to address grief. Although हम उसके डिस्कस कर चुके हैं थ्रू आउट द वीडियो, सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रीफ आपको एक ऐसी स्टेट में लाके छोड़ देता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, आपकी हेल्थ नीचे जाने लगती है. फिजिकल हेल्थ की अगर बात करें, इमोशनली मेंटली आप बहुत नम से रहते हो, है ना? कई बार आप इरिटेटेड और चिड़चिड़ा रहना शुरू कर सकते हो. सो इफ़ यू सी द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और हम लाइफ को जीना शुरू करते हैं, अगर हम बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट से जी रहे हैं, दुखी रह रहे हैं, डिप्रेस रह रहे हैं, हमने लाइफ में गलत मीनिंग्स दे दिए हैं, तो लाइफ की ट्रेजेक्टरी नीचे जाएगी. तो सोचिए फ्यूचर क्या होगा, राइट? एक्स एक्सिस, नेगेटिव सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, नीचे गए, व्हाट्स द फ्यूचर? आप अच्छा सोच रहे हैं तो कम से कम 1 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन आपके ऊपर की तरफ हुई, तो आप एक्स वाई एक्सिस पे आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी ऊपर जाएगी. सो रिगार्डिंग योर फ्यूचर, देन योर रिलेशनशिप्स, अगर आप डिप्रेस रह रहे हैं, what kind of juice you will be having in your relationships. Yeah, because you need to show up 100%, right? आप सोचो, अगर आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को बोलो या किसी को बोलो, आई एम जस्ट 50% अवेलेबल, will that relationship work? No, right? No.
सो टू शो 100% एट लाइफ यू नीड टू कम आउट ऑफ ग्रीफ. अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करें, तो जितना आप ग्रीफ में रहेंगे उतना आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू ब्रेन का डेवलपमेंट एक नेगेटिव दिशा में जाएगा. आप जो कहते हैं कि न्यूरोनल फायरिंग रुक जाती है, न्यूरॉन स्टार्टेड डिकेइंग जब आप बहुत डिप्रेस रह रहे हो. देन अगर आप डिप्रेस रह रहे हो, ग्रीफ में रह रहे हो, चांसेस आर के जब आप एंग्री होगे, क्योंकि स्टेज ऑफ एंगर भी आएगी, आप कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, आपका आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो आपका स्ट्रेस पाथवे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाथवे शुरू हो जाएगा. देन एचएससीआरपी बढ़ रहा है, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ रहा है, आप एक कांस्टेंट इन्फ्लेमेटरी स्टेट में हो, बॉडी पूरी इन्फ्लेमेटरी स्टेट में है, बायोकेमिकल लोड बहुत बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, वो सब आपको कहाँ लेके जा रहा है? वो सब आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क पे लेके आ रहा है. ठीक है ना? वो आपको एक कांस्टेंट इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रखकर, जितनी भी आप आजकल देखें रिसर्च इन फंक्शनल मेडिसिन, वो आपको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ भी लेके जा रही हैं, जब शरीर के अपने ही जो इम्यूनिटी है वो अगेंस्ट हो जाती है. एंड इन फैक्ट देयर वाज अ रिसर्च विच सेड दैट जब आप डिप्रेशन में रहते हैं और एक ऐसी इमोशनल स्टेट में रहते हैं जो ग्रीफ की है और पेन की है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है. राइट? सो मेरा मानना ये है कि जो हो गया. अ, हो सकता है एक नेचुरल कॉज की वजह से कोई आपके जीवन से गया हो, कोई आपके जीवन से चला गया, मदर हो, फादर हो, कई बार चिल्ड्रन भी चले जाते हैं, मैंने देखा है काफ़ी. एंड हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो, धोखा दिया हो, वो भी ग्रीफ हो सकता है आपको कि लोगों ने मुझे बहुत चीट किया, मैं बहुत अच्छा था. आप कॉमनली सुनते होंगे कि माई एम्पैथी वॉज द कॉज ऑफ माई टर्मोइल, कि मैं बहुत ही लोगों के बारे में सोचता था, अच्छा करता था, उसकी वजह से लोगों ने मुझे यूज़ किया. हो सकता है आप लाइफ में कुछ करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए. ग्रीफ का कोई भी कारण हो, बट आई डोंट थिंक दैट लाइफ इतनी इतनी आई फील कि लाइफ बहुत मूल्यवान है. लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस टू ग्रीव ऑन समबडी. अगर कोई आपको धोखा दिया, किसी ने, कोई आपको छोड़ के चला गया है जिसके प्रति आपके मन में एंगर है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही आपको लाइफ खराब नहीं करनी है. राइट? एक सदगुरु जो है वो कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के बीइंग एंग्री ऑन समवन इज लाइक drinking the poison yourself, harming yourself, and expecting that person to die. Right? So it's hilarious, and we do this hilarious thing because हमें सिखाया ही नहीं गया कि हमें कैसे ग्रीफ को प्रोसेस करना है. एंड अगर कोई नेचुरल कॉजेज की वजह से हुआ है, आपका कोई लव्ड वन चला गया है, तो आप ये सोचो कि अगर वो व्यक्ति आपके पास इस समय होते, राइट, तो वो क्या सोचते आपके लिए, वो आपको किस स्टेट में देख के खुश होते. वो आपको हैप्पीनेस की स्टेट में देख के खुश होते, वो आपको जीवन में तरक्की पाते हुए देख के खुश होते, वो आपको एक जीवन में नई शुरुआत करते हुए देख के खुश होते, या वो आपको दुखी, दर्द में और पेन महसूस होकर खुश करते. एंड फाइनली आई वुड लीव यू विद वन मोर थॉट. आप ऐसी क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं कि जो आपके जीवन से चले गए, कंसिडरिंग इस समय हम ये ग्रीव एक डेथ के सिनेरियो में ज़्यादा लेके चल रहे हैं इस समय इस वीडियो में, बिकॉज रिसेंटली माई मदर पास्ड अवे, सो आई एम इनटू दैट इमोशन राइट नाउ. अगर वो व्यक्ति आपके जीवन से चले गए, वो अभी एनर्जी फॉर्म में, आप सोल कहिए, आत्मा कहिए, डिवाइन स्पिरिट कहिए, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहिए, क्वांटम स्पेस कहिए, कुछ भी कहिए, राइट, अगर वो वहाँ पे हैं, तो आप उन्हें क्या बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं? मेरी नज़र में आप उन्हें बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं कि आप खुश रहें और उन्हें कहें कि वी विल टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्फ एंड नाउ यू कैन गो ऑन योर न्यू जर्नी. आप हमारे बारे में ना सोचें, चिंता ना करें. आप अपनी जो नई जर्नी है, व्हाटएवर इट इज़, मे बी अ न्यू लाइफ, मे बी सैल्वेशन, मे बी व्हाटएवर इट इज़, आप उस जर्नी में बिना किसी गम के जाइए, बिना किसी ग्रीफ के जाइए. सो अगेन, जो डुअलिटी वाला ग्रीफ है आप छोड़ दो, सिंगुलैरिटी में जो ग्रीफ होगा वो छोड़ देंगे, एंड इट विल बी अ विन विन. राइट? सो with that, we are coming to the end of this video, and I will keep on bringing these videos. Please do share below how what came up for you. First of all, if some emotion came up for you, कुछ आपके मन में आया हो, कोई आपकी पर्सनल स्टोरी हो, कोई आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करिए. Some suggestion that you want to give, please feel free and open to suggest those things. आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज़ डू दैट. एंड मेरा मानना ये है कि व्हेन यू शेयर थिंग्स, many other people get that, you give the permission to other people
टू शेयर देयर स्टफ। क्योंकि जब आप अपना शेयर करते हैं, भले लर्निंग शेयर करेंगे, वल्नरेबिलिटी शेयर करेंगे, क्वेश्चन शेयर करेंगे, या व्हाट केम अप एज एन इमोशन फॉर यू शेयर करेंगे, बहुत से लोग जो एक्चुअल ग्रीफ में हैं, जो खुद खुल के सामने नहीं आते, वो अपने आप को अलाउ कर पाएंगे टू शो अप। एंड जैसे आपने मैनेजमेंट में देखा था ऑफ ग्रीफ, द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू reach out for help, to accept help, and to forgive themselves or forgive ourselves. So, with that, take care, God bless, and I hope, I expect, I wish and pray कि आपकी लाइफ में कभी ग्रीफ आए ही नहीं। बट आई नो कि ग्रीफ तो आता ही है। सो यू कैन एक्चुअली प्रोसेस ग्रीफ एज इट इज़ हैपनिंग, एंड अगर ग्रीफ ज़्यादा भी है तो आप उससे बहुत ही विक्टोरियस वे में बाहर निकल के आए, राइट? नॉट एज अ विक्टिम, नॉट एज अ विक्टिम, बट एज अ विक्टोर, एज अ विक्टोर आप जीत के बाहर निकले। एंड प्लीज़, अगर हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएँ कि हमें सोसाइटी को साथ लेके चलना है, कोई भी हम, और मैं अगेन आई वांट टू थैंक अगेन, ऑल्दो मैं बार बार सेम चीज़ बोल रहा हूँ, बट आई फेल्ट वेरी सपोर्टेड व्हेन आई गॉट लॉट्स ऑफ मैसेजेस, लॉट्स ऑफ support messages, lots of phone calls uh, from people to help me out. I thought of I thought it to be my responsibility to extend the same kindness, to extend the same energy, and to extend the same love to other people. And this video is an example of that. And I'll keep on bringing more videos like this. So take care. God bless.